नमस्कार। हमारा संविधान की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा संविधान की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज देखेंगे एक छोटा सा अनुच्छेद, आर्टिकल 104। हमेशा की तरह पहले देख लेते हैं आर्टिकल 104 की भाषा और फिर इसे समझाऊंगी। लेकिन क्या है आर्टिकल 104? देखिए, पिछले वाले वीडियो में हमने समझने की कोशिश करी कि जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, जो सांसद हैं, वो किन किन ग्राउंड्स पे डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। हमने देखा कि यदि वो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करते हैं, या वो अनसाउंड माइंड के हैं, या वो अनडिस्चार्ज सॉल्वेंट हैं, ऐसे बहुत सारे कंडीशंस हमने देखे डिस्क्वालिफिकेशन के पिछले वाले वीडियो में। अब सवाल ये है कि यदि कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बिना ओथ लिए, यदि मैं आपसे जल्दी से एक छोटा सा क्विज करूं कि कौन सा आर्टिकल कहता है संविधान का कि सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को ओथ लेने के बाद ही लोकसभा या राज्यसभा में अपनी सीट ग्रहण करना है, ये आर्टिकल हम डिस्कस कर चुके हैं। इसका आंसर है आर्टिकल 99। और दूसरा चीज़, यदि कोई ऐसा मेंबर जो या तो बिना ओथ लिए आर्टिकल 99 के अनुसार, या फिर जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए क्वालिफिकेशंस हैं बिना उनको पूरा किए। अब अगला सवाल ये है कि क्वालिफिकेशन कौन से आर्टिकल में दिए हुए हैं। और तीसरी बात कि यदि वो क्वालिफाइड तो हैं लेकिन वो सांसद बनने के बाद डिसक्वालिफाइड हो जाते हैं आर्टिकल 102 के अनुसार। इन किन्हीं भी परिस्थितियों में यदि कोई व्यक्ति इनके बावजूद भी लोकसभा या राज्यसभा में अपनी सीट ग्रहण कर लेते हैं तो फिर क्या होगा। मतलब कुल मिला के ये कि जिस व्यक्ति को लोकसभा या राज्यसभा में नहीं बैठना चाहिए क्योंकि उन्होंने ओथ नहीं लिया है, क्योंकि वो क्वालिफाइड नहीं है, या वो क्वालिफाइड तो थे लेकिन बाद में डिस्क्वालिफाइड हो गए, कुल मिला के लीगल तौर पर, वैधानिक तौर पर उन्हें लोकसभा या राज्यसभा में नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी वो वहाँ बैठते हैं और लोकसभा और राज्यसभा की जो प्रोसीडिंग्स है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो ऐसे में क्या उनके खिलाफ में कोई एक्शन लिया जा सकता है? इस सवाल का जवाब एक संक्षिप्त से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 104 आर्टिकल 104। जल्दी से देखते हैं इसकी भाषा। आर्टिकल 104 रीड्स एंड आई कोट, पेनल्टी फॉर सिटिंग एंड वोटिंग बिफोर मेकिंग ओथ और अफर्मेशन अंडर आर्टिकल 99 और व्हेन नॉट क्वालिफाइड और व्हेन डिसक्वालिफाइड। आप देख सकते हैं कि आर्टिकल 104 का जो टाइटल है वो ही अपने आप में 3 अलग अलग भागों में डिवाइडेड है। पहला कि ये साफ कर देता है कि ये जो प्रोविजन है वो पेनल्टी की बात कर रहा है, किसी प्रकार का दंड। अब किस प्रकार के लिए और किस चीज के लिए दंड दिया जा रहा है? तो पहला, फॉर सिटिंग एंड वोटिंग बिफोर मेकिंग ओथ और अफर्मेशन अंडर आर्टिकल 19। आर्टिकल 99 कहता है कि हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अपनी सीट ग्रहण करने के पहले कॉन्स्टिट्यूशन में जिस प्रकार से प्रोसीजर दी गई हुई है, जिन व्यक्तियों को इस बात का अधिकार दिया गया है, वो ओथ दिलाएंगे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को। बिना ओथ लिए, और दोनों शब्द हैं ओथ या अफर्मेशन। ये बात हमने जब आर्टिकल 99 का डिस्कशन किया था तब चर्चा करी थी कि मानिएगा कि कोई व्यक्ति जो है वो शपथ नहीं लेना चाहता, ओथ नहीं लेना चाहता, तो अफर्मेशन कि मैं संविधान के मूल्यों के अनुसार अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करूंगा या करूंगी, तो दोनों शब्द हैं ओथ या अफर्मेशन। बात यह है कि आर्टिकल 99 के अनुरूप यदि आपने ओथ या अफर्मेशन नहीं लिया और आप लोकसभा या राज्यसभा में बैठ गए, और दोनों शब्द हैं कि बैठ भी गए और वोट भी कर रहे हैं, जो अलग अलग लॉज आ रहे हैं, बिल्स आ रहे हैं, डिस्कशंस हो रहे हैं, उसमें आप पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, वोट भी कर रहे हैं। तो पहली कंडीशन तो ये टाइटल में दे दी गई। दूसरी बात, और व्हेन नॉट क्वालिफाइड, कि यदि संविधान के अनुरूप जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की क्वालिफिकेशन है, हमें पता है कि लोकसभा के लिए अलग क्वालिफिकेशंस हैं और राज्यसभा के लिए अलग क्वालिफिकेशंस हैं। फॉर एग्जांपल, हमें पता है कि लोकसभा के लिए एक मिनिमम एज रिक्वायरमेंट दी गई है और राज्यसभा के लिए भी एक मिनिमम एज रिक्वायरमेंट दी गई है। दोनों के लिए आपको सिटीजन ऑफ इंडिया होना ज़रूरी है। तो ऐसे में यदि आप क्वालिफाइड नहीं हैं और आप अपना सीट ग्रहण कर लेते हैं और वोट करते हैं। और तीसरा कंडीशन, और व्हेन डिस्क्वालिफाइड, पिछले वीडियो में हमने देखा था आर्टिकल 102 पे हमने काफ़ी विस्तृत रूप से उस पर चर्चा करी थी। तो सवाल है कि इन तीनों कंडीशन में पेनल्टी क्या होगी। तो देखते हैं जल्दी से आर्टिकल 104 क्या कहता है। इफ अ पर्सन सिट्स और वोट्स एज अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट बिफोर ही हैज कंप्लाइड विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ आर्टिकल 99 or when he knows that he is not qualified or that he is disqualified for membership thereof, or that he is prohibited from so doing by the provisions of any law made by Parliament, he shall be liable in respect of each day on which
he so sits or votes to a penalty of 500 rupees to be recovered as a debt due to the union. अब इसको अलग अलग भागों में जल्दी से डिवाइड करते हैं. इफ अ पर्सन सिट्स और वोट्स, यदि कोई व्यक्ति बैठता है या वोट करता है हाउस ऑफ पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में, मतलब लोकसभा में या राज्यसभा में, बिफोर ही हैज कंप्लाइड विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ आर्टिकल 99. आर्टिकल 99 की जो रिक्वायरमेंट्स है, और क्या रिक्वायरमेंट्स है कि आपको ओथ लेना पड़ेगा जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में है. तो बिना ओथ लिए, मानिएगा, ये एग्जाम्पल मैंने पहले भी दिया था आर्टिकल 99 की चर्चा के समय, कि मानिएगा कि जब लिस्ट जारी होती है कि ये लोकसभा के मेंबर्स हैं, ये राज्यसभा के मेंबर्स हैं, उसके बाद एक दिन ओथ उन्हें शपथ ग्रहण समारोह किया जाता है, और किसी कारण से यदि वो व्यक्ति जो है वो शपथ ग्रहण समारोह में नहीं आ पाते, तो फिर उनको फिर से उसकी प्रोसीजर होती है कि जिन जिन लोगों ने शपथ ग्रहण समारोह किसी कारणवश मिस कर दिया है उनके लिए फिर से शपथ दिलवाई जाएगी. लेकिन आप सोचें कि बिना शपथ लिए ही मैं सीधे लोकसभा राज्यसभा में जाके बैठ जाऊं, तो उसे आर्टिकल 99 का वायलेशन माना जाएगा. तो यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है, या और इसके बाद शब्दों का चयन देखिए, और व्हेन ही नोज, मतलब उस व्यक्ति को ये पता है दैट ही इज नॉट क्वालिफाइड, कि वो लोकसभा या राज्यसभा की जो क्वालिफिकेशंस हैं उनको पूरी नहीं कर रहे हैं. मानिएगा कि यदि कोई व्यक्ति भारतीय नागरिकता को छोड़कर किसी और देश की नागरिकता को ले लेता है, उसे पता होगा कि मुझे लोकसभा या राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए इंडियन सिटीजन होना ज़रूरी है, लेकिन मानिएगा मैं तो अमेरिकन सिटीजन हूँ या मैं तो ब्रिटिश सिटीजन हूँ, तो ये जानते हुए भी कि आप क्वालिफाइड नहीं हैं और दैट इज डिस्क्वालीफाइड, या ये जानते हुए कि अब मैं डिस्क्वालीफाइड हो गया हूँ, अब मैं अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट हूँ, या फिर किसी कारण से यदि और जो डिस्क्वालिफिकेशंस हैं वो अट्रैक्ट हुई हैं फॉर मेंबरशिप देयर ऑफ, और दैट ही इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम सो डूइंग बाय द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट. ये भी डाल दिया गया कि या फिर पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए किसी और कानून के तहत आप क्वालिफाइड नहीं हैं. इसमें क्या आ सकता है? देखिए, पार्लियामेंट समय से समय पर अलग अलग रिक्वायरमेंट्स बना सकती है. जैसे कि अभी ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं उन्हें एक मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए. ये भी नहीं है कि उनके खिलाफ में यदि कोई केस दायर है तो ये ज़रूर कानून है कि उन्हें एफिडेविट में दिखाना पड़ेगा जब वो लोकसभा या राज्यसभा की मेंबरशिप के लिए अप्लाई करेंगे, चुनाव लड़ेंगे या राज्यसभा के लिए अपना नॉमिनेशन भरेंगे, कि उनके खिलाफ में क्या केसेस हैं. लेकिन ऐसा कोई कानून अभी तक नहीं पास हुआ है कि यदि आपके ऊपर ये प्रूव कर दिया जाता है कि आप किसी केस में लिप्त हैं या प्रूव हो गया है, तो फिर आप डिस्क्वालीफाइड होंगे. तो ये सारी चीज़ें पार्लियामेंट का अधिकार है कि पार्लियामेंट ऐसी नई नई कंडीशंस जो है वो डाल सकता है. तो पार्लियामेंट ने यदि ऐसा कोई कानून बनाया है जिसके तहत कुछ नए क्वालिफिकेशंस या डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड्स बनाए हैं और आप उनको भी पूरा नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा? ही, of course, she also shall be liable in respect of each day on which he so sits or votes to a penalty of 500 rupees to be recovered as a debt due to the union. मतलब यदि इनमें से कोई भी चीज़ होती है तो वो हर दिन जब वो व्यक्ति पार्लियामेंट में बैठेंगे तो हर दिन के हिसाब से उन्हें क्या पेनल्टी देना पड़ेगा या क्या जुर्माना देना पड़ेगा? 500 रुपये की पेनल्टी प्रतिदिन देनी पड़ेगी. अब आप सोच सकते हैं, और ये भी हमारी चर्चा कई पहले पुराने वीडियोस में भी हुई है, कि क्या ये जो पेनल्टी का अमाउंट है ये सफिशिएंट है? क्या ये वाकई में एक स्ट्रॉन्ग पेनल्टी है? तो इस बात पे कोई दो राय नहीं है कि अमाउंट जो है ये काफ़ी छोटा है कि 500 रुपये आपको प्रतिदिन देना है. लेकिन लोग इसलिए नहीं करते क्योंकि वहाँ पे एक रेपुटेशनल डैमेज होता है. मानिएगा आप कोई लोकसभा के मेंबर हैं और आपको ये कहा जाए कि आपको 500 रुपये देना है क्योंकि आपको आर्टिकल 104 में पेनल्टी हुई है, तो वो 500 रुपये का जुर्माना इतनी बड़ी चीज़ नहीं होती जितना रेपुटेशनल डैमेज होता है. बहरहाल ये जो पेनल्टी है इसका अमाउंट भी डेफिनेटली बढ़ाया जाना चाहिए. तो आर्टिकल 102 और 103 जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया, एक प्रकार से आर्टिकल 104 जो है वो इस पूरे सब सेक्शन को इसको अंत करता है और ये कहता है कि ये जितने भी क्वालिफिकेशंस और डिस्क्वालिफिकेशंस के ग्राउंड दिए गए हैं, यदि उन पर जानते हुए भी कोई व्यक्ति अमल नहीं करता और पार्लियामेंट में आके बैठ जाता है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, तो ऐसे में उनसे पेनल्टी जो है वो ली जाएगी 500 रुपये प्रतिदिन जब वो उसमें बैठते हैं. अब आप यदि सोच रहे हैं तो क्या 500 रुपये लेकर उनको छोड़ दिया जाएगा? क्या उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा? जी नहीं. पार्लियामेंट के रूल्स ऑफ प्रोसीजर होते हैं, लोकसभा के भी और राज्यसभा के भी. मानिएगा कि कोई व्यक्ति जो है वो अंडर एज है या वो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है, और मानिएगा कि वो 10 दिन तक बैठते रहे पार्लियामेंट में और फिर ये नोटिस में आया कि ये व्यक्ति जो है वो क्वालिफाइड नहीं है, डिस्क्वालीफाइड नहीं है, तो उसकी पूरी प्रोसीजर होगी और उन्हें कहा जाएगा कि आप
अपनी पोजीशन छोड़िए, लोकसभा से निकलिए, राज्यसभा से निकलिए, लेकिन वो जितने दिन भी बैठे हैं गलत तरीके से, उसके लिए उन्हें 500 रुपये का पेनल्टी भी देना पड़ेगा। तो बड़ा सिंपल सा छोटा सा आर्टिकल है, लेकिन महत्वपूर्ण आर्टिकल है। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, और वो ये है कि प्रिविलेजेस ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। यदि कोई व्यक्ति सांसद है लोकसभा या राज्यसभा में, तो उनके पास क्या प्रिविलेजेस होते हैं, क्या पावर्स होते हैं। अभी हाल ही में हमने एक कंट्रोवर्सी सुनी कि अलग अलग मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने जो पार्लियामेंट के फ्लोर पर अपना भाषण दिया, उसके कुछ पार्ट्स को जो है वो हटा दिया गया चेयरमैन के द्वारा या स्पीकर के द्वारा। तो क्या ये हो सकता है, और क्या इसको लेकर कोई प्रिविलेजेस संविधान में दिए गए हैं, ये सारी चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। देखते रहिए हमारा संविधान। मैं अधिवक्ता अवनी बंसल। धन्यवाद। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।